हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इसके फीचर्स स्टार्ट किए थे। फीचर्स ऑफ जीएसटी, इसका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया था कि रजिस्ट्रेशन जो होती है वो पैन बेस्ड होती है, बट इसके अंदर दो एग्जम्पशंस हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन उसी पर्सन की होएगी जिसके पास पैन नंबर है, बट इसके अंदर दो केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर पैन नंबर नहीं भी होएगा तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कौन कौन से केसेस थे वो दो? फर्स्ट था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, मतलब इंडिया का पर्सन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है उसके पास पैन नंबर नहीं होएगा, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है बट उसके अदर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और सेकंड केस क्या था कि अगर वो पर्सन है जो वो किस रीज़न से रजिस्टर होना चाहता है, डिडक्ट टीडीएस, अगर वो टीडीएस को डिडक्ट करने के पर्पज से रजिस्टर करवाना चाहता है खुद को, देन दैट केस भी उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। हमने ये दो केसेस पिछली वीडियो में देख लिए थे और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन। स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन क्या होती है? पहले मैंने आपको एक पीछे वीडियोस में एक बात बताई थी, आई होप रिमेंबर होएगी, कि अगर उसके पास काफ़ी सारी उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसको फर्स्ट ब्रांच को ना वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर देता है, प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर देता है फर्स्ट ब्रांच को। तो फिर अगर उसने एक ब्रांच को प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर दिया, देन बाकी की ब्रांचेज, बाकी के जो प्लेसेस हैं बिजनेस के, उसको हम ब्रांच कंसीडर करेंगे। देन तो रजिस्ट्रेशन एक की ही ज़रूरत है, ठीक है, देन तो एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। बट इन केस वो दो बिजनेस कर रहा है और दोनों में से किसी को भी ब्रांच नहीं मानना चाहता, मतलब दोनों ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, देन बोथ दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी उन्हें ये पॉइंट याद होएगा, पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था। वही है, यहाँ पे लिख रखा है स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सन है। रजिस्ट्रेशन नीड टू बी टेकन स्टेट वाइज और यूटी वाइज। देयर आर नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। यहाँ कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होती, मतलब अंडर जीएसटी के, मतलब स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सन हो गया है। अ बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांच इन मल्टीपल स्टेट्स, एक बिजनेस है उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं मल्टीपल स्टेट्स में, विल हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज, तो उसको सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, स्टेट वाइज अकॉर्डिंग टू स्टेट्स फॉर द ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अगर उसकी ब्रांचेज डिफरेंट स्टेट्स में हैं, अगर उसी स्टेट में उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज है और एक प्लेस को उसने प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर दिया, तो बाकी ब्रांचेस के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अलग अलग स्टेट्स में है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। फर्दर विद इन अ स्टेट, अगर एक ही स्टेट में है, एन एंटिटी विद डिफरेंट ब्रांचेज, एंटिटी उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट ब्रांचेज वुड हैव सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। वेयर इन इट कैन बी डिक्लेयर वन प्लेस, जहाँ पे वो एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कंसीडर करता है तो हम अदर ब्रांच को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मान के उसको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, और एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये विद इन स्टेट है। आपको मेरी ये वाली बात समझ आई थी, तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस वो कंसीडर, एक जगह को, एक पहले बिजनेस को वो प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर देता है, तो वो मान लेते हैं कि जो उसके बाकी की ब्रांचेज हैं वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब एडिशनल ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, और उनको एडिशनल मान लेते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है तो एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होएगी क्योंकि विद इन वन स्टेट है। और एक दूसरा केस है, ये हमारा एक केस है, दूसरे में क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये आपको समझ बाद में नहीं आएगा। पहले सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी है फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर वो किसी को भी ब्रांच नहीं कंसीडर करना चाहता, सबको प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, अलग अलग स्टेट्स, अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में करवा रहे हैं, तो मतलब अगर हम प्लेस ऑफ बिजनेस के अलग अलग है ना हमारे, तो हमें रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है, चाहे जितने भी हम मारे, चाहे एक ही स्टेट में दो बिजनेस हैं, हम दोनों को प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर करें, एक ही स्टेट में हमें दो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उन दोनों बिजनेस को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। अगर ये वाला बिजनेस इस बिजनेस से कुछ खरीद रहा है तो वो अपनी अकाउंट्स की बुक में इसकी एंट्री कंसीडर करेगा, और ये खरीद रहा है तो ये करेगा, ठीक है। मतलब दोनों अगर अलग अलग हो गए ना, तो दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। वही है, यहाँ पे एक आपको इसका डायग्राम मैं दिखा रही हूँ, वो देख लो, बस बहुत है इसके लिए। देखो ये आपको दिख रहा है ना, आई थिंक, हाँ, देखो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ब्रांच इन मल्टीपल स्टेट्स, अगर उसकी ब्रांचेज हैं जो वो मल्टीपल स्टेट्स में हैं,
सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, पता है हमें क्योंकि ईच अलग स्टेट्स है, स्टेट्स आ गई, विद इन स्टेट कहता तो बात होती, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, हमें हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हमें सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती उसमें, ठीक है। ब्रांच इन सेम स्टेट, अगर हमारी ब्रांच उसी स्टेट्स में है। सिंगल रजिस्ट्रेशन इफ़ वन प्लेस डिक्लेयर, अगर तो सेम स्टेट में है तो हम सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर हम बाकी के वन प्लेस को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस है और अदर को एडिशनल प्लेसेस डिक्लेयर कर देते हैं। बट अगर ब्रांचेस सेम स्टेट में ही हैं बट हम उसको वो नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कंसीडर करना चाहते, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी विद इन अ स्टेट और यूटी, ठीक है। मल्टीपल प्लेस ऑफ वर्टिकल्स इन वन स्टेट, मल्टीपल बिजनेस है इन वन स्टेट में, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। कैन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल, सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ईच बिजनेस वर्टिकल के लिए इफ़ बिजनेस वर्टिकल पे टैक्स। मेन देखो, अगर आपको ये समझ आया चीज़ जो मैंने बताई, ये तो ऐसे ही दे रखा है, आपको ये चीज़ समझ आई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये समझ आया आपको, ठीक है। उसके बाद ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है जो मैंने आपको समझाई। अगर तो आपको यहाँ से लिखनी है तो अच्छी है, वैसे अगर मैं रेफ़र करूँगी आप खुद से लिखो, क्योंकि आपको इतना समझ आ गया कि आप खुद से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने समझाया सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन वन स्टेट, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं, उसको हम मल्टीपल ही रहने देना चाहते हैं, मतलब उसको एज अ ब्रांच कंसीडर नहीं करना चाहते, तो हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेंगी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, अब फीचर्स के अंदर मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, अगर हमारी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वो दोनों ब्रांचेस को, जो उसके दो बिजनेसेस है, दोनों को प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसके पास 2 रजिस्ट्रेशन हो गई, मतलब मोर देन वन रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन हो गई। अब हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर उसकी 2 रजिस्ट्रेशन है तो दोनों की अलग अलग एंटिटी होएगी, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर, एक मतलब दूसरे से कुछ सामान खरीदता है तो वो अपने अकाउंट में एंट्रीज डालेगा और दूसरा खरीदता है तो वो अपने में, मतलब कोई ये नहीं होएगा कि हम ये नहीं कहेंगे बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, इनका आपस में कोई भी लिंक है। देखो क्या लिख रखा है, प्रिस्क्राइब दैट वेयर 2 यूनिट्स ऑफ अ सेम बिजनेस हैज टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, अगर 2 यूनिट्स मतलब 2 प्लेस ऑफ बिजनेस अपनी अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बोथ ऑफ देम शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंटिटी, इन दोनों को हम डिस्टिंक्ट एंटिटी कंसीडर करेंगे कि इन दोनों की अलग अलग एंटिटी है, ये नहीं हम कहेंगे कि ये सेम है, ठीक है। द ट्रांजैक्शन बिटवीन दैम, अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, द ट्रांजैक्शन बिटवीन दैम विल बी क्लासीफाई एज इफ सच ट्रांजैक्शन हैज़ टेक प्लेस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे कि 2 ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड की कोई अनजान पार्टीज के बीच में हो रही है। बोथ द यूनिट शैल बी कंपल्सरी, both the units shall be compulsory required to all companions such as filing of return, दोनों के लिए कंपल्सरी है कि अगर वो एक दूसरे के साथ कुछ भी डीलिंग कर रहे हैं तो उसको जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस मतलब एंट्री को उसमें शो करें, मेंटेन ऑफ अकाउंट्स की बुक में सेपरेटली मेंटेन करें, ठीक है, क्योंकि उनका आपस में कोई लिंक नहीं है तो एक तरह से कस्टमर वाला रिलेशन बन जाएगा उनका आपस में। अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इज ऑन वन स्टेट और the one state union territory shall in respect of each such registration be treated as distinct person, जितनी भी रजिस्ट्रेशन वो करवाता जाएगा उतनी ही बार हम उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कंसीडर करते जाएंगे, मतलब उसकी एंटिटी अलग होती जाएगी उतनी ही, ठीक है। देन हमारा अगला नंबर है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमारा फीचर है रजिस्ट्रेशन करवाने का, हमें एक जीएसटी नंबर प्रोवाइड करते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ जीएसटी नंबर की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जीएसटी के 15 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जीएसटी टोटल कितने डिजिट्स का होता है 15, ये देखो लिख रखा है, इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन द सप्लायर इज अलॉटेड अ 15 डिजिट जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको एक 15 डिजिट जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटेड, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। देयर इन दिस जीएसटी इज़ मेड अवेलेबल टू एप्लीकेंट, और ये वाला जो जीएसटी नंबर होता है ये उनको कॉमन पोर्टल पे भी अवेलेबल होता है, वो जब चाहे मतलब अगर उसको भूल जाते निकाल सकते हैं खुद से। दी फर्स्ट 2 डिजिट जो जीएसटी नंबर है उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं जीएसटी IN
इज़ दी स्टेट कोड। फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड के, जो हमारे स्टेट का जिस कंट्री में पर्सन रह रहा है, स्टेट में रह रहा है, उसके स्टेट कोड। 10 डिजिट्स होते हैं जो उस पर्सन का पैन नंबर होएगा, उसकी लीगल एंटिटी होती है पैन नंबर। 10 डिजिट्स पैन के होंगे। एंड द नेक्स्ट 2 डिजिट्स आर ऑफ द एंटिटी कोड। नेक्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं उसकी एंटिटी कोड, मतलब उसकी मतलब आई थिंक उसकी एंटिटी आइडेंटिटी के लिए होते हैं, मतलब नेम से रेफ़र करते हैं उसके। एंड द लास्ट डिजिट इज चेकसम नंबर। जितने भी पैन नंबर हमारे जीएसटी नंबर में न्यूमेरिक्स आए हैं ना, उनका सम मतलब टोटल वो होता है हमारा चेकसम नंबर। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफाई, विच मीन्स दैट देयर इज़ अ सिंगल रजिस्ट्रेशन होती है फॉर ऑल टैक्सेस। एक बार रजिस्ट्रेशन करवा ली तो हमारे सारे टैक्सेस कंसिडर हो जाएंगे, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेसेस। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट 2 करेक्टर्स होते हैं स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 करेक्टर्स होते हैं पैन के, उसके बाद नेक्स्ट 2 करेक्टर्स होते हैं एंटिटी कोड होता है, उसके बाद जो लास्ट 1 होता है वो चेकसम होता है। ये देखो फर्स्ट 2 करेक्टर्स ये हमारे स्टेट का कोड हो गया, 10 नंबर उसके पैन के हो गए, पैन नंबर। ये जेड से उसका जैसे कोई नाम है, ठीक है, जिस पर्सन का नाम है, अगर मेरा नाम है तो यहाँ से मेरे नाम का डिजिट शुरू हो जाएगा, तो उसका अकॉर्डिंग एंटिटी कोड। देन अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था चेकसम कैसे, ये देखो यहाँ में न्यूमेरिक देखो 2 और 1 3 न्यूमेरिक्स आए, 2 + 2 4, 4 + 1 5, जो भी इन तीनों का टोटल होगा वो लास्ट वाला डिजिट होता है। चेक सम अमाउंट 2 + 2 + 1। ठीक है, जीएसटी नंबर क्लियर है। हमारा फीचर्स चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं इफेक्टिव डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए इफेक्टिव डाटा कौन सा है, इसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। रजिस्ट्रेशन के लिए इफेक्टिव डेट कौन सी है, उसका बहुत अच्छा डायग्राम भी हमने देखा था। एक बार दोबारा दिखा देती हूँ अगर नहीं रिमेंबर होगा तो। ये देखो ये था ना, जब डेट व्हेन एप्लीकेंट बिकम लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, डिपेंड व्हेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज सबमिट। किसके ऊपर डिपेंड करती है, जब वो एप्लीकेशन सबमिट करता है। इफ़ सबमिटेड विद इन 30 डेज, अगर तो विद इन 30 डेज सबमिट करता है तो जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कब होएगी, जब वो लायबल हुआ था उसी को हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। बट अगर आफ्टर 30 डेज करता है तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी, मतलब मिल जाएगी, उस दिन को हम कंसीडर करेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन मिली है। ठीक है, इफेक्टिव डेट कौन सी है रजिस्ट्रेशन की, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ सबमिटेड। जब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड हो जाती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सेम डायग्राम ही है, वही एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ तो आप खुद से लोगे, फिर भी मैं बता रही हूँ अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो। ठीक है, बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। जब भी वो लायबल होएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके विद इन 30 डेज उसको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट हिज लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। जो इफेक्टिव डेट है वो उसकी डेट लाइबिलिटी, मतलब उसकी लायबल हो जाता है वो उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए। व्हेन एन एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन वो सबमिट कर देता है आफ्टर 30 डेज, उसके 30 डेज के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इज बिकमिंग लाइबल, जिस दिन वो लाइबल हुआ था उसके आफ्टर 30 डेज तक वो उसको मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आफ्टर 30 डेज द इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये देखो जब अगर तो विद इन 30 डेज वो अप्लाई कर देता है, जब वो लायबल हुआ है विद इन 30 डेज अगर वो अप्लाई कर रहा है, देन तो वो डेट उसकी रजिस्ट्रेशन की कौन सी होएगी, जिस दिन को वो लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी। और अगर वो आफ्टर 30 डेज करता है, मतलब आफ्टर 30 डेज करता है, देन उसको रजिस्ट्रेशन कब मिलेगी, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाएगी, उसको हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंसीडर करेंगे। जिस दिन उसको ग्रांट की गई वो हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट। देखो वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाई है उसकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब वो परमानेंट है या नहीं है। मैंने आपको बताया था, जो हमने समरी के नोट्स किए थे उसमें मैंने बताया था कि जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की,
जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की वो मैंने आपको क्या बताया था, अगर तो वो नॉर्मल पर्सन है मतलब ह्यूमन इंडिया का पर्सन है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमानेंट होती है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है मतलब इंडिया का पर्सन नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज़ की खत्म हो जाती है। ये देखो यहाँ पॉइंट है 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। मैंने आपको समरी के नोट्स में इतनी बात बताई थी। अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डज नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हैंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड अंटिल इट्स कैंसल। ये तब तक वैलिड रहती है जब तक हम इसको खुद कैंसिल नहीं करवाते या सरेंडर नहीं करते या हम सस्पेंड नहीं किए जाते, हम कोई गलती नहीं करते तो हमें कोर्ट खुद ही सस्पेंड कर देगा। ओनली जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ओनली जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके लिए इसके लिए वैलिडिटी पीरियड होता है। दैट इज़ फिक्स बाय अथॉरिटीज़ हील इशूइंग जीएसटी। जब इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं तो तभी वो डिसाइड कर लिया जाता है कि कितनी देर का इसका वैलिडिटी पीरियड है। ठीक है, ये देखो पीरियड स्पेसिफाई इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, पीरियड जो स्पेसिफाई कर देते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में मोस्टली। यहाँ तो जैसे उसने अब करवाई रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ के लिए देन तो ओके है, ठीक है। अगर उसकी अब 90 डेज़ वैलिड पीरियड है, इनमें से जो भी जल्दी होएगा मतलब 30 डेज़ अब पहले ख़त्म हो रहे हैं तो वो, अगर वो 120 डेज़ की वो होता तो 90 डेज, जब भी विच एवर इज़ अर्लियर होएगा दोनों में से, विच एवर इज़ अर्लियर पीरियड देन उस डेट को हमारा जो ये है एक्सपायर हो जाएगा वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, आई होप फीचर समझ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबिलिटी, व्हेन डज द लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेज। कब कब लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है।